हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इसका हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 भी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। उसी पर आपको हमारे 10th के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने ये सब कुछ डिस्कस किया था। नोट, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। तो देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने ये सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको मार्किंग्स भी मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी ये भी हम लोग ने किया था। और अभी हम स्टार्ट करेंगे केसरी एंड मराठा से। तो यहाँ से हम लोग आज ट्राई करेंगे कि हमारा कम से कम यहाँ तक वाई डू वी नीड मास मीडिया तक कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो, पहले कह दिया केसरी एंड मराठा। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत महाराष्ट्र की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। इसलिए आपको इनके नाम, इनके जो भी इन्होंने किया, जो भी सब इन्होंने चीज़ों को पब्लिश किया और इसे किसने, इन न्यूज़पेपर्स को किन्होंने स्टार्ट किया, उनका भी नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो देखो, ये जो दो न्यूज़पेपर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे हमारी इंडियन हिस्ट्री को बताने के लिए। कौन से एरा में? बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की हिस्ट्री कैसी रही है, उससे उसकी सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को बताने के लिए केसरी और मराठा न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने इन न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया था। तो इनका नाम को अच्छे से याद रहना चाहिए। और कौन सा ईयर? 1881। दिस स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। तो ये उस ज़माने के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में अपने न्यूज़पेपर्स पे प्रिंट करते थे। केसरी ने अपना स्कोप थोड़ा और वाइड किया और उसने क्या किया कि वो ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने लगा। किसके बारे में? नेशन वाइड सिचुएशन, मतलब कि पूरे के पूरे हमारे इंडिया में, उस टाइम के इंडिया में जो भी सिचुएशंस थे उनके ऊपर ये सारी आर्टिकल्स को पब्लिश करने लगा। वो सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को पब्लिश नहीं करता था, वो इन्हें भी करने लगा पब्लिश। फिर क्या है? बुक्स इन नेटिव लैंग्वेजेस। तो देखो, वो टाइम पर इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड लैंग्वेज थी। वो आज के टाइम पे भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड लैंग्वेज है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही प्रेफर करते थे। लेकिन तब भी इन्होंने नेटिव लैंग्वेजेस में बुक को पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिससे कि हर एक इंडियन हमारे कंट्री के सारे सिचुएशंस को, उन बुक्स को पढ़ के समझ पाए। और क्या था? पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। और फिर 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम लोग आज इसको बोलते हैं एज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपने पढ़ा रहेगा कि हम लोग न्यूज़पेपर्स को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो चलो आगे देखते क्या दिया। मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैगजीन और जर्नल क्या होते हैं? पीरियोडिकल पब्लिकेशन होते हैं, मतलब कि इन्हें एक फ़िक्स पीरियड के बाद हमेशा पब्लिश किया जाता है, या तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, या फिर आधा साल, 1 साल, ऐसे टाइम पे इन्हें बार बार पब्लिश किया जाता है। ये क्या है? और फिर दिस कैटेगरी, अगर मान लो मैं एग्जांपल आपको दे दूँ, एक मैगज़ीन के नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मैं बता दूँ। तो देखो, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साल में एक बार या 2 से 3 बार ये पब्लिश होती है। और इसे बार बार पब्लिश करते रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार नए नए रिकॉर्ड टूटते रहते हैं और नए नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं, तो इन्हें उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इन्हें अपडेटेड बुक या तो 1-2 महीने पे या तो साल में 2-3 बार तो निकालनी पड़ती है। तो इसे भी हम लोग एक तरह की मैगजीन बोल सकते हैं, पीरियोडिकल मैगजीन। तो देखते हैं आगे क्या दिया है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशन विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल। तो देखो, वीकली मतलब हर हफ्ते में, बाई वीकली मतलब 2 हफ्ते में एक बार पब्लिश होती है, मंथली मतलब 1 महीने में एक बार पब्लिश होती है, बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार पब्लिश होती है ये सारी मैगजीन और जर्नल। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, 6 मंथली मतलब आधे साल में एक बार, और एनुअल मतलब साल में सिर्फ एक बार। और भी ज़्यादा मैगजीन्स टाइप के रहते हैं। देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश एट नो फिक्स टाइम। तो ऐसे कोई कोई मैगजीन और पीरियडिकल रहते हैं जो कोई भी फिक्स टाइम पे पब्लिश नहीं होते, उन्हें कभी भी पब्लिश कर दिया जाता है।
देखो आगे दिया, बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्होंने मराठी लैंग्वेज में फर्स्ट मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया था। ये क्या है, बाल शास्त्री जाम्बेकर, और इनकी मैगजीन का नाम क्या था, दिग्दर्शन। तो देखो आगे दिया है, अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति। प्रगति क्या है, ये एक पीरियोडिकल है। ये दिग्दर्शन क्या था, एक मैगजीन था, और प्रगति था पीरियोडिकल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है टीचर आपको एग्जाम में दे दे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, वो या तो दिग्दर्शन लिखेगी, और दिग्दर्शन क्योंकि एक मैगजीन है वो शायद से यहाँ पे पीरियोडिकल लिख दे, और फिर प्रगति, प्रगति एक हमारी पीरियोडिकल है, सॉरी एक जर्नल है पीरियोडिकल, तो उसको भी टीचर आपकी मैगजीन लिख सकती है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, खाली इधर ही आपको ये ध्यान रखना है, बाकी आगे ऐसा नहीं है कुछ। कि प्रगति जो कि एक जर्नल थी वो अभी एक डिफंक्ट जर्नल बन चुकी है, और इसे स्टार्ट किसने किया था, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने क्या लिखा था, ये रेगुलरली लिखते रहते थे हमारी हिस्टोग्राफिकल जर्नल। इस हिस्टोग्राफिकल जर्नल मतलब इसमें हिस्ट्री का इंक्लूजन था। इसमें ये लोग क्या लिखते थे, हमारी महाराष्ट्र की हिस्ट्री को लिखते थे, और सोशल मूवमेंट्स को के बारे में ये लोग ये लिखते थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जर्नल बन गई है प्रगति, और इन्हें स्टार्ट किया था त्र्यंबक शंकर शेजवलकर के द्वारा। तो आगे दिया है कि आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे पीरियोडिकल्स आ चुके हैं हमारे महाराष्ट्र में, जो इंडियन हिस्ट्री को, महाराष्ट्र ने पूरे के पूरे इंडिया में जो पूरी तरीके से डिवोटेड रहते हैं इंडियन हिस्ट्री, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। तो मराठी जर्नल्स के भी यहाँ पे कुछ नाम दिए, इनका भी नाम आपको याद रखना है, जैसे कि भारतीय इतिहास, मतलब ये पूरे भारत के इतिहास के ऊपर है, और भारतीय इतिहास एंड संस्कृति, और फिर मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। तो ये दो नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये दो भी पीरियोडिकल्स है। तो अभी यहाँ पे हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न तरीका है जर्नलिज्म का। दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। तो देखो आप तो वैसे भी जानते हो कि डिजिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हमारा मॉडर्न रेवोल्यूशन है, आप ये बोल सकते हो कि हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। तो इन पीरियोडिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन्हें किसी भी चीज़ के, नेशन के, या फिर कोई भी मूवमेंट, सोशल मूवमेंट या फिर कोई भी इश्यूज़ के बारे में इन्हें पीरियोडिकल्स लिखनी है, तो इन्हें हिस्ट्री को रिफ़र करना ही पड़ेगा। फिर आजकल के टाइम पे मैनी वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब चैनल्स, और फिर जैसे कि यूट्यूब हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल कंटेंट देते हैं। आप एक और देख सकते हो कि हिस्ट्री टीवी 18, यहाँ पे हमें ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे ढेर सारे चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले नया मास मीडिया का टॉपिक, जो कि है रेडियो। तो द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC वॉज अ प्राइवेट रेडियो कंपनी स्टार्टेड, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। तो एक डेली बेसिस पे प्रोग्राम सबसे पहले इंडिया में IBC के द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और ये कब हुई थी, ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ये एस्टैब्लिश हुई थी। फिर लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, और इसका नाम बदल के रख दिया, इसका नाम बदल के जो रखा वो था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS। और 8 जून पर 1936 में इसका नाम बदल के रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। तो इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया रेडियो जो था बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बन गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। तो अगर आप अपने दादा दादी या फिर अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको भी याद रहेगा कि उनके टाइम पे रेडियोस का कितना ज़्यादा यूज़ होता था। अगर कोई मैच आ रहा है, कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़े लीडर की स्पीच आ रही है, या फिर कोई भी न्यूज़ आ रहा है, तो वो सब लोग एक साथ बैठकर रेडियो पर देखते थे। तो आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वैसे भी मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन है, इसके लिए आज के टाइम पे हम रेडियोज़ का यूज़ नहीं करते हैं।
It finally broadcast initially it broadcasted sorry initially it broadcasted गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और स्कीम्स को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया था। फिर आज के टाइम पे तो ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट करता है। फिर आकाशवाणी, इसे जो ऑल इंडिया रेडियो था इसे रीनेम कर दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद, इसे रीनेम कर दिया गया एज आकाशवाणी। किसके सजेशन पे? फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो था। तो देखो ऑल इंडिया रेडियो के नाम कैसे कैसे बदले। सबसे पहले इसका नाम था आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया और फिर इसका नाम बदल के रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर 1936 में इसको रीनेम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। फिर इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी, उसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। किसके सजेशन पे? पंडित नरेंद्र शर्मा। और फिर आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स। तो अभी ये सिर्फ गवर्नमेंटल स्कीम्स और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता था, फिर ये सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करने लग गया। और ये क्या क्या ब्रॉडकास्ट करता था? स्पेशल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ एंड वुमेन। तो इनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम्स भी अब से ब्रॉडकास्ट करने लग गया था। और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विविध भारतीय प्रोग्राम, जो कि ब्रॉडकास्ट होता था 24 रीजनल लैंग्वेजेस में एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो डायलेक्ट क्या होते हैं? एक ही लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, उन्हें हम डायलेक्ट बोलते हैं। मतलब कि वो दोनों लैंग्वेज तो सेम रहती है पर उसे बोलने का तरीका अलग रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे 146 डायलेक्ट्स दिए। वैसे तो लैंग्वेज 24 ही है पर उन्हें बोलने के 146 तरीके थे, तो वैसे तरीक़ों में इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो लेटली न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची, तो आज के टाइम पे आप देखोगे ये प्राइवेट चैनल रेडियो मिर्ची हमें रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और फिर अभी हम देखते हैं टेलीविज़न। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, ये वो टाइम है जब फर्स्ट टाइम पे इंडिया में टेलीविज़न आया था। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट। हाँ, तो देखो यहाँ पे वही दिया है कि दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगैन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972। यहाँ पे जो भी डेट्स दिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये आ सकती है। कलर टेलीविज़न वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982। तो 1982 का जो इंडिपेंडेंस डे था तभी हमारे इंडिया में कलर टेलीविज़न लॉन्च हुआ। आगे दिया, इन 1991 इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया। तो 1991 से पहले सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट चैनल्स होते थे सिर्फ उसी को ही टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो इसके बाद 1991 के बाद प्राइवेट चैनल और इंटरनेशनल चैनल्स को परमिशन मिली अपने सारी की सारी ब्रॉडकास्टिंग इंडियन टेलीविज़न पे करने की। और फिर इससे क्या पॉसिबल हुआ कि इंडियंस इंटरनेशनल इवेंट को भी देखने लगे। तो आज के टाइम पे तो ये और ज़्यादा ओपन हो चुका है क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो देखो आगे दिया, वाई डू वी नीड मास मीडिया। तो मास मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग तो सिर्फ इसको इतना पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो मास मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैसिलिटेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने के लिए टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेटा मतलब बहुत सारे लेवल्स ऑफ आप बोल सकते हो सोसाइटी में, चाहे वो अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सारे लेवल्स पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो देखो अगर आज के टाइम पे कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो अगर आप उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालोगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको देख सकता है एक बार में। तो ये है हमारे पावर आज के मास मीडिया की कि कोई भी बस एक सेकंड में ज़्यादातर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। फिर एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो ये न्यूज़पेपर्स के कुछ ज़्यादा बहुत एसेंशियल पार्ट्स है जो कि हमेशा हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। रीडर्स आर ऑल्सो एंश्योर्ड अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस। तो इन न्यूज़पेपर्स में एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है रीडर्स को जिस पे ये लोग अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर्स क्या हेल्प करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कि समझ लो कि सरकार ने, फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार ने एक मिड डे मील का ऑर्गेनाइजेशन किया एक स्कूल के अंदर। तो
उन्होंने कहा कि हम सारे स्कूल्स में सब बच्चों को मिड डे मील्स देते हैं, पर पता चला कि एक छोटे से गांव में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता। तो वहाँ पे क्या जाएंगे, रिपोर्टर्स जाएंगे, वो लोग जो न्यूज़ प्रिंटर्स रहते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में। फिर ये जो रिपोर्टर्स है ये लोग अपनी न्यूज़ के कॉलम्स में इसे इंक्लूड करेंगे कि सरकार ने बोला था कि वो सब बच्चों को फ्री में मिड डे मील देते हैं, पर इस गांव में तो किसी को भी मिड डे मील नहीं दी जाती है। तो इससे क्या हुआ, सरकार एक्सपोज हो गई, और फिर उन बच्चों के राइट्स को छीना जा रहा था वो वापस सही हो गए, क्योंकि सरकार को अब मजबूरन वहाँ पे अच्छे से मिड डे मील देनी पड़ेगी। आगे कह दिया, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट टू द पीपल। तो देखो, टेलीविज़न जो है ये मास मीडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो है। क्योंकि न्यूज़पेपर्स होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं और रिटन इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। रेडियो चैनल्स क्या कर सकते हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बोल कर न्यूज़ बता सकते हैं, फिर कोई भी इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्बली। पर टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम था जो हमें उस इवेंट के विजुअल भी दिखाता था, मतलब उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी दिखाता था, और साथ ही साथ हम लोग को ऑडियो भी देता था उसका। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ मास मीडिया बन गया, क्या, टेलीविज़न। इसका आपको गिव रीज़न भी बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म नहीं, आप क्या बोल सकते हो, मीडियम ऑफ मास मीडिया। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे आता है, ट्रू और फॉल्स, या फिर गिव रीज़न में आता है। तो आगे दिया है कि सो फार देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट इज़ एक्चुअली हैपेंड। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो इन्होंने थोड़ा तो गलत बताया। मोबाइल फ़ोन्स भी तो होते हैं हमारे पास, हम लोग मोबाइल फ़ोन से भी ढेर सारे इवेंट्स को देख सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, तो लेकिन आपकी बुक में लिखा है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट, क्योंकि जब ये गिव रीज़न में आएगा आप इसको एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हो कि टिल नाउ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वाचिंग एन इवेंट दैट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। तो ऐसा भी नहीं है कि जो बुक है ये 10-20 साल पहले पब्लिश हुई है जब स्मार्टफोन नहीं निकले थे, तो भी इन्होंने लगता है ये अपडेट नहीं किया है। तो ये अब हम यहाँ पे लास्ट पार्ट देखने वाले हैं कि आज का लास्ट टॉपिक देखने वाला है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। देखो, मास मीडिया की हम लोग ने इतनी चर्चा की कि मास मीडिया ये करता है वो करता है, सबको कनेक्ट करके रखता है, एक ही बार में ढेर सारे मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। पर क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाए, मासेस को जो इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाए वो हमेशा सही रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। मास मीडिया पे हम लोग ऐसी आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुकी है अभी ये, कि ज़्यादा अगर समझ लो कि किसी के न्यूज़ में ज़्यादा मसाला है और किसी के न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, कि जॉबलेस लोगों के बारे में है, कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, एजुकेशन क्यों नहीं सही हो रहा, सिर्फ इसके बारे में, तो लोगों को भी मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। पर वही अगर कोई मसालेदार न्यूज़ है कि इस देश के बीच में ये हुआ वो हुआ, यहाँ पे बॉर्डर के टेंशन्स ऐसे हैं, ये सब अगर इसके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताया गया तो लोगों को इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, जितना हो सके उतना मसाला डालने की कोई कोशिश करते हैं, मास मीडिया के जो भी पब्लिकेशन करते हैं, या फिर टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर मैगजीन्स, जर्नल्स और न्यूज़ चैनल्स में ऐसा होता है। एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया कैन बी रिव्यूड क्रिटिकली। तो हम लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी मास मीडिया से मिलती है उसे क्रिटिकली रिव्यू करना पड़ता है। तो देखो, व्हाट्सएप भी एक फॉर्म ऑफ मास मीडिया है। अगर वहाँ पे किसी ने भी हमें कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, हम लोग उस पर आग बंद करके यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक हम लोग उसको क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करते। द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन द मास मीडिया में नॉट ऑलवेज बी द एग्जैक्ट ट्रूथ। तो अगर किसी अनवेरीफाइड पर्सन के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, हम लोग इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली, हम लोग को इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली स्कैन करना पड़ेगा। देयर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट। तो यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि मास मीडिया कैसे सब लोग को पागल बना सकता है।
देर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपियरिंग इन द प्रिंट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर ये इवेंट हुआ था। स्टर्न क्या है, एक वीकली जर्मन मैगजीन है, और इसने परचेज़ किया था अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज ऑफ अडोल्फ हिटलर। तो इन्होंने परचेज़ किया था ढेर सारी हिटलर की हैंड रिटन डायरीज। ऐसा बोला गया था कि इन डायरीज़ को हिटलर ने खुद अपने हाथों से लिखा था। फिर इन्होंने इसको परचेज़ किया और सोल्ड किया, बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनीज़ को इन्होंने इसको सोल्ड कर दिया। फिर उन्होंने इसका पब्लिकेशन किया और फिर इसको सेल किया। तो द डायरीज़, तो इन डायरीज़ को क्या किया गया कि जब इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते गई और फिर बहुत ज़्यादा लोग इसको ख़रीदते गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, असली में ये हिटलर के द्वारा नहीं लिखी गई थी, इसको एग्जैजरेट किया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला मिक्स किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो और एक नाम भी इसको मिल गया कि हिटलर ने इसको अपने हाथों से लिखा था, इसी को ये लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो इसके बाद जब इन्हें हम लोग ने ऑथेंटिसिटी के लिए इन्हें एग्ज़ामिन किया गया, तो बाद में पता चला दिस डायरीज व प्रूव टू बी फोर्ज, मतलब ये नकली साबित हुई कि इसे हिटलर ने नहीं लिखा था। तो इस इवेंट से हमने पता चलता है कि मास मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है उसे हम लोग उसके प्रति हम लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो देखो, ऐसे तो हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मास मीडिया में, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पर लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, इसके लिए ज़्यादातर लोग उसको खरीदते जाते हैं और इन लोग की बिज़नेस स्ट्रैटेजी चल जाती है, इन लोग की ज़्यादातर बुक बिकती है और इनको बिज़नेस में फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मास मीडिया से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उसे अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, मुझे लगता है हम लोग को आज यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो आज हमें यहीं तक कंप्लीट करना था, वाई डू वी नीड मास मीडिया, और टाइम बचा था इसके लिए मैंने आपको ये भी बता दिया, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, हम लोग 5.5 से लेके यहाँ तक इस येलो बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ा आपको सब कुछ अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।